नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है। आरोप है कि यहीं आतंकी हमलों की पूरी साजिश रची गई। दिल्ली और अहमदाबाद के 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में शामिल इंडियन मुजाहिदीन आतंकी मिर्जा सादाब बेग पुत्र मिर्जा एहतशाम बेग भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही बीटेक कर रहा था। अब फिर इसी यूनिवर्सिटी का नाम आतंकी नेटवर्क से जुड़ने पर सुर्खियों में है। सादाब आजमगढ़ के कोट किला मोहल्ले का रहने वाला है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक था। आपको बता दें कि अभी भी उसकी तलाश है। 2019 में अफगानिस्तान में उसकी अंतिम लोकेशन मिली थी। दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी हमले के बाद से ही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी विवादों में है। बताया जा रहा है कि पूरी साजिश इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बनी। यहीं से डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों ने जब इस यूनिवर्सिटी की कुंडली खंगाली तो और चौंकाने वाली बात सामने आई। इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े एक लंबे और चिंताजनक इतिहास खुल गया है। 2008 में दिल्ली और अहमदाबाद में सीरियल धमाकों में बम बनाने की साजिशों, आईईडी प्लाटिंग और मॉड्यूल के संचालन में फ्रंटलाइन भूमिका में रहा मिर्जा सादाब बेग उस समय फरीदाबाद की इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र था। आपको बता दें कि 2007 में गोरखपुर, 2008 में जयपुर दिल्ली ब्लास्ट में नाम आया था। गुरुवार को मीडिया की टीम जब आजमगढ़ स्थित आवास पर पहुंची ताकि यह पता किया जा सके कि मिर्जा सादाब बेग ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में कब प्रवेश लिया और वह इस समय परिवार के संपर्क में है या नहीं। मिर्जा सादाब बेग के घर पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया, लेकिन यह बताया कि मिर्जा सादाब बेग वर्ष 2003 में अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने के लिए गया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने 8 महीने तक HCL कंपनी में नौकरी भी की और 2008 से परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं था। परिवार का कहना है कि सादाब एक होनहार छात्र था। किन परिस्थितियों में वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। पिता एहतशाम बेग दुबई में नौकरी करते थे। सादाब का आतंकी घटनाओं में नाम आने के बाद वह मानसिक रूप से टूट गए और दुबई से वापस आकर अब आजमगढ़ में रहने लगे हैं। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की MP MLA कोर्ट में आज पेशी हुई। यह पेशी 3 मामलों में हुई, जिसमें अरौला थाना क्षेत्र का फरवरी 2022 का जहरीली शराब कांड और 2020 में कोविड-19 पर दिए गए विवादित बयान और अनाज वितरण में भीड़ जुटाने को लेकर 2 नए मामले शामिल हैं। रमाकांत यादव को उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जेल से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजमगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कई थानों की फोर्स तैनात की गई थी। अधिवक्ता रविंद्र यादव ने कहा कि उनके मुवक्किल को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। रमाकांत यादव पर कुल 9 मामले MP MLA कोर्ट में चल रहे थे, जिनमें 6 मुकदमे पहले ही निपट चुके हैं। वर्तमान में 3 मामले चल रहे हैं, जिनकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि कोविड-19 मामले में मार्च 2020 में सिधारी थाने में रमाकांत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय उन्होंने कोरोना वायरस को अफवाह बताते हुए विवादित बयान दिया था और अपने आवास पर अनाज वितरण में भीड़ जुटाने का आरोप है। तत्कालीन DIG आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे के आदेश पर उनके खिलाफ पुलिस ने गुमराह करने का मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि रमाकांत यादव आजमगढ़ से 4 बार सांसद और 5वीं बार विधायक हैं। एडवोकेट सिविल कोर्ट आजमगढ़। अच्छा, आप रमाकांत जी के अधिवक्ता हैं? जी। तो ये बताएं कि आज रमाकांत जी की कितने मामलों में पेशी थी? कुल 6 मामलों में पेशी थी। तो 3 मामले पहले चल रहे थे जी, जिसमें गवाही हो रही है और 3 नए बने, आज रिमांड बनी है। नए कौन कौन से मामले हैं? नए कोरोना महामारी में लॉकडाउन के उल्लंघन का है, धारा 144 के उल्लंघन का है, 2009 का। अच्छा, एक। तो
कौन कितने मामले में उनको जमानत मिली है और कौन अभी पेंडिंग है? अभी इनको सभी मामलों में जमानत मिल गई है। केवल 2 मुकदमे क्राइम नंबर 39/22 और 60/22 इन 2 मुकदमों में इनकी बेल नहीं हुई है और गैंगस्टर में नहीं हुई है। अच्छा, तो आज जो 6 मामले थे उसमें से 4 में जमानत मिल चुकी है पहले से मिली है। पहले से। 3 में आज मिली है हाँ। और 1 में पहले से। अच्छा, कहाँ से लाए गए थे सर ये? केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ से। तो ये बताएं कि अगली तारीख कब पड़ेगी? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सांसद निरहुआ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो ऐसे बड़े बड़बोले हैं कि ब्रह्मा को भी चुनौती दे देते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता की समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। 2024 की शुरुआत के बाद 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को उसके अत्याचार, भेदभाव और दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देगी। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि SIR सरकार का चुनाव जीतने का हथकंडा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वोट ही सबसे बड़ा हथियार है। लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई के लिए जरूरी है कि मतदाता अपने वोट को दुरुस्त करा ले। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों व नौजवानों की समस्याओं को बड़ा मुद्दा बताया। सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। कहा कि जो पार्टी 400 पार का नारा लगा रही थी वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन ने 43 सीटें जीती हैं, जबकि 5 सीटों पर काउंटिंग में बेईमानी की गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत के दावों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सांसद ने बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, समीक्षा आगे की जाएगी। उन्होंने पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व के खिलाफ विवादित रिपोर्ट को गलत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले में 1,10,000 रेड कार्ड जारी किए गए थे, बावजूद इसके जनता ने समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र यादव, सांसद समाजवादी पार्टी का, आप सुनिए। क्या मामला है? देखिए, हम लोग लगातार जो SIR चल रहा है उस SIR को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। हमारी तकलीफ जो शिकायत अब तक मैदान से मिली सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली सर? बहुत सारी शिकायतें हैं। कई परिवारों में जहां जितने मतदाता हैं उतने फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं। आयोग ने 2-2 फॉर्म की व्यवस्था की है, जिसमें एक फॉर्म भर के BLO को वापस करने को, दूसरा फॉर्म मतदाता पे सबूत के तौर पे रखने की जो व्यवस्था दी है। बहुत सारी जगह वो दिक्कतें हैं। कुछ जगह के BLO लोग भेदभाव कर रहे हैं वोटरों के साथ, पार्टीगत और तमाम एंगल से। वो तमाम जो बातें आई थी सबको अधिकारियों के सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि ये शिकायतें न केवल दूर होंगी बल्कि जो ड्राफ्ट आएगा 9 दिसंबर को, उसमें जो आज मतदाता सूची है 25 की, वही मतदाताओं का ड्राफ्ट आना चाहिए। ये अपेक्षा की अधिकारियों से हम लोगों ने। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी की वोट ज़बरदस्ती काटे ना जाएं, बेमतलब की तकनीकी कारणों को दिखा के मतदाताओं का हरेसमेंट ना हो, ये अधिकारियों से हमने कहा है। और हमारे SIR को लेकर बिहार में काफ़ी हल्ला मचा था, उसके बाद चुनाव हुआ, NDA की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कल पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो हश्र महागठबंधन का बिहार में हुआ वही हश्र अखिलेश यादव का UP में होगा। क्या कहना? अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो ब्रह्मा को भी चुनौती देते हैं। तो उनके बारे में इसी आजमगढ़ में उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दी थी। तो ऐसे बड़बोले लोगों के जवाब देने की मुझे नहीं समझता कोई ज़रूरत है। हम लोग समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़ें हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, भेदभाव है, जाति के नाम पे अत्याचार है, उस चीज़ को लेकर हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हैं। और मुझे पूरा यकीन है 24 के चुनाव की तो शुरुआत है,
27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जनमानस दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार चल रही है, जो अत्याचार, शोषण, बुलडोजर, सामंतवाद, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पे जो बंटवारा, जो अत्याचार हो रहा है, इन सब चीज़ों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 27 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? SIR को लेकर समाजवादी पार्टी का एक साथी, एक कार्यकर्ता मैदान में है और हम लोग भी अपने स्तर से जितना बेहतर हो सकता है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो साथियों को सक्रिय भी करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता, आजमगढ़ का मतदाता स्वयं सक्रिय होके, क्योंकि लोग जानते ही है SIR चुनाव जीतने का हथकंडा है। इस बात को मैं आज आपके बीच ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने 1 महीने तक सदन को नहीं चलने दिया गया। चुनाव आयोग के सामने तमाम बातें रखी गई, लेकिन हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने, वो अलग बात है। क्योंकि चुनाव आयोग के नियुक्ति में ही जब महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया, तो अब इसके बारे में क्या कहना। लेकिन जनता जवाब देगी और जनता से मैं यही अपील करूँगा कि अपना एक वोट, जिसका भी वोट है या जो लोग 18 साल के हो रहे हैं, सभी लोग अपना वोट दुरुस्त करा लें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वोट है। और इस हथियार को अपने को तैयार करें आगामी लड़ाई को लड़ने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, गरीबों की सुविधाएं दिलाने के लिए, किसानों, नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए अगर कोई हथियार है तो वो हथियार वोट है। इसे सभी मतदाताओं से अपील है आपके माध्यम से, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाए, वोट चोरी का सब काम छोड़ के अपना वोट पहले दुरुस्त करा लें। दिसंबर 9 अखिलेश जी कह रहे थे कि पीडीए प्रहरी तैयार किया जाएगा। हैं प्रहरी तैयार है, नियुक्त हो चुके हैं। नियुक्त हो चुके हैं, वो कोई मीडिया में देने का सवाल नहीं है। सारे हमारे पीडीए प्रभारी, जो मतदाता प्रभारी हैं, पीडीए प्रहरी हैं, वो सारे लोग तैनात हैं मैदान में। और जो तैनात है तभी तो उनके माध्यम से फीडबैक मिल रहा है, जिसके आधार पर आज हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारियों से। बिहार का जो रिजल्ट आया है, उसकी समीक्षा करते हुए एक बार क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही है कि हम फिर से यूपी में भी उससे ज़्यादा सीटों से। देखिए बीजेपी क्या क्या कहती है। बीजेपी की ये बात तो आप लोग सुनते हो कि बीजेपी ने कहा है कि इतना हम यूपी में बनाएंगे। आप बीजेपी की ये बात क्यों नहीं सुन रहे हो कि हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? आप बीजेपी की इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हो कि उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे? आप बीजेपी की इस बात को क्यों नहीं सुनने को तैयार हो कि उन्होंने कहा था कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू बढ़ाएंगे? इन बातों को आप सुन ही नहीं रहे हो। आप जो बीजेपी के हित की बातें केवल उतनी सुन लेते हो। और ये प्रोपगंडा है बीजेपी का। ये ऐसा प्रोपगंडा बना के, बेईमानी अख्तियार करके, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके बीजेपी जीतती है। सांसद जी, बीजेपी निष्पक्ष चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने कहीं नहीं टिकेगी। यही बीजेपी तो कह रही थी कि हम 400 लाएंगे। 400 की दावा किया था, क्या दावा पूरा हुआ? इसी बीजेपी के तमाम नेताओं की आपके निकालिएगा अपने रिकॉर्ड से वीडियोस। किसी ने कहा था कि यूपी में 80 जीतेंगे, किसी ने कहा था 76 जीत रहे हैं, किसी ने कहा था 78 जीत रहे हैं। आगे उत्तर प्रदेश की जनता ने परिणाम क्या दिया? लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पत्रकार साथियों, इन तर्कों को भी तथ्यपरक तरीके से आप लोग जनता के सामने रखो कि बीजेपी ने ये कहा था और रिजल्ट ये आया। 43 तो हमारा गठबंधन जीता है, 5 हम लोग हराए गए बेईमानी से काउंटिंग में। और काउंटिंग से पहले की जो बेईमानी थी वो अलग थी। काउंटिंग से पहले की बेईमानी अलग थी। नहीं तो अकेले उत्तर प्रदेश की जनता की वो ताकत थी कि मोदी जी की सरकार को अकेले उत्तर प्रदेश की जनता ही हटाने में सक्षम थी। यही लोग तो दावा कर रहे थे कि 10 लाख से प्रधानमंत्री जीतेंगे बनारस से। कोई 8 लाख का दावा कर रहा था, कोई 6 लाख का कर रहा था, कोई 10 लाख का कर रहा था। क्या परिणाम आया? बात अगर जनपद आजमगढ़ को 0 मृत्यु दर जनपद के रूप में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चिन्हित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जनपद की 7 प्रमुख सड़कों को क्रिटिकल कॉरिडोर यानी कि खतरनाक मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां मृत्यु दर न्यूनतम किया जाना है। इनमें आजमगढ़ दोहरी घाट, आजमगढ़ वाराणसी एवं आजमगढ़ जौनपुर आदि राजमार्ग तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सम्मिलित हैं। इन मार्गों पर प्रभावी निगरानी व दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु इन मार्गों पर पड़ने वाले कुल 15 थानों में 24 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में 1 उप निरीक्षक एवं 4 मुख्य आरक्षी सम्मिलित हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी द्वारा उक्त विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस लाइन सभागार कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के 24 उप निरीक्षक, क्रिटिकल कॉरिडोर टीम प्रभारी एवं 24 मुख्य आरक्षी को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और क्रिटिकल कॉरिडोर में किए जाने वाले प्रवर्तन से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दुर्घटना संभावित स्थलों एवं संवेदनशील समय विशेषकर सायंकाल में प्रभावी चेकिंग कर प्रवर्तन कार्रवाई करना तथा क्रिटिकल कॉरिडोर एरिया में होने वाली दुर्घटनाओं के अभियोगों की विवेचना करना। सीसी टीम द्वारा रात्रि में भारी वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कर यह सुनिश्चित करना कि चालक नींद के प्रभाव में न हो। यदि चालक थका हुआ प्रतीत हो तो उसे विश्राम की सलाह देना। TY चौराहों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने देना। मार्ग किनारे खड़े खराब बाधक वाहनों को तत्काल हटवाना। यातायात ड्यूटी में लगे कर्मियों द्वारा आवश्यकता अनुसार बॉडी वॉर्न कैमरा, सेफ्टी टॉर्च, PA सिस्टम, इंटरसेप्टर, कोन आदि उपकरणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, पेट्रोल पंप के सामने अवैध पार्किंग को रोकना तथा यह सुनिश्चित करना कि वाहनों की पार्किंग मुख्य मार्ग अवरुद्ध न करे। क्रिटिकल कॉरिडोर में घटित होने वाली दुर्घटनाओं की विवेचना उसी कॉरिडोर पर नियुक्त उप निरीक्षक द्वारा की जाएगी। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर विवेक त्रिपाठी, SP यातायात का, आप सुनिए। जनपद आजमगढ़ में 7 ऐसी सड़कों का चिन्हांकन किया गया है जहां पर शीतकाल में कोहरे की वजह से या अन्य कारणों से काफ़ी संख्या में लोग रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। तो मृत्यु की संख्या को कम करने के लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए 7 सड़कों का चिन्हांकन किया गया जहां पर कुछ पुलिस टीम जिसमें एक सब इंस्पेक्टर होंगे और 4 आरक्षी होंगे, इनको क्रिटिकल कॉरिडोर टीम का नाम दिया गया है। क्रिटिकल कॉरिडोर से मतलब है उस रोड पर जहां पर सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उस टीम में एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही मिल करके वहां पर यातायात चिन्हों में अगर कोई कमी है, कोई पुलिया है उस पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा है, या वो रात के अंधेरे में वहाँ लाइट नहीं आती जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता और गाड़ियाँ लड़ जाती हैं, ऐसी चीज़ों का चिन्हांकन करके संबंधित रोड के विभाग से, जैसे PWD है, NHAI है, इनसे मिल करके उन सड़कों को भी सुधार किया जा रहा है। सड़क के किनारे लोग वाहन खड़े कर देते हैं, उन वाहनों को हटाने के लिए इस क्रिटिकल कॉरिडोर टीम अर्थात जो CC टीम है ये उनके सड़क के किनारे खड़े वाहनों को हटवाएगी और यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसकी विवेचना जो सब इंस्पेक्टर इसमें हैं वो करेंगे। तो इनको प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस संबंध में प्रदेश स्तर पर भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो वो जानकारी इनको देने के लिए आज बुलाया गया था। सभी को रिफ्लेक्टर जैकेट दिए गए हैं जिससे लाइट में दिखाई दे और खुद इनके साथ एक्सीडेंट की घटना ना हो। तो हम आशा करते हैं कि जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है, जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में जो मृतकों की संख्या है जो इस समय प्रतिवर्ष लगभग 400 के लगभग है, इसको घटा करके 200 तक लाया जाए। सर, कौन सी प्रमुख सड़कें हैं कुछ खास? प्रमुख सड़कों में एक हमारी दोहरी घाट से जो आजमगढ़ शहर के लिए आती है, इसमें थाना रौनापार, जीएनपुर, मुबारकपुर और कोतवाली पड़ते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर पाई गई है। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार। इसी प्रकार हमारी जो बनारस से रोड आती है NH-28, उस पे भी हम लोग जो अवैध कट बना दिए हैं लोगों ने उसको भरवाने के लिए और यातायात चिन्ह लगवाने के लिए सड़क के किनारे जो गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, ढाबा, होटल, इनके साथ जो गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, इनको हटवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी होटल, ढाबा संचालक हैं, जो भी वर्कशॉप संचालक हैं, ये सड़क पे गाड़ियाँ न लगाएं। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है और गाड़ियाँ
तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले की थाना सिधारी पुलिस द्वारा अवैध गांजा एवं अवैध असलाह के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा, चौकी प्रभारी मूसेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बेलेसा पुल रेलवे क्रॉसिंग के नीचे अरविंद बहेलिया पुत्र हरनाम सिंह निवासी चिरकुटी, थाना विशुनगढ़, जनपद कन्नौज, उम्र लगभग 30 वर्ष, पंकज निषाद पुत्र मनीराम निवासी कुर्चा, थाना भिवाना, जनपद अम्बेडकर नगर, उम्र लगभग 35 वर्ष, और संजीव बहेलिया उर्फ सुल्ली पुत्र हरनाम सिंह निवासी चिरकुटी, थाना विशुनगढ़, जनपद कन्नौज, उम्र लगभग 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1.5 किलोग्राम गांजा, 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 850 रुपये नगद बरामद हुए। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, आप सुनिए। सिधारी का क्या मामला है सर? श्रीमान एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में थाना सिधारी की टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान के क्रम में 3 शातिर अभियुक्त, जिनका नाम अरविंद, पंकज व संजीव है, जो क्रमशः जनपद कन्नौज व अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार करने में सिधारी की टीम को सफलता मिली है। इनके पास से 2 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व लगभग 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ यातायात माह नवंबर 2025 के अंतर्गत गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद भर में व्यापक सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जिले के कुल 25 थानों द्वारा रात्रिकालीन सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्टर टेप लगाने का विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान के तहत जनपद में कुल 2000 वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए तथा वाहन चालकों को रात्रि के समय दृश्यता बढ़ाने, दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने एवं यातायात नियमों के पालन के महत्व के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार चलाया गया यह अभियान आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे स्थानीय नागरिकों द्वारा सराहा भी गया। जनपद पुलिस आगे भी यातायात सुधार एवं जन सुरक्षा हेतु ऐसे कार्यक्रम संचालित करती रहेगी। आजमगढ़ जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की धीमी गति को देखते हुए मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बैठौली में सपा नेता शैलेंद्र यादव की पहल पर गुरुवार को शिविर आयोजित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में संसाधनों की कमी की शिकायतें मिल रही थी। इन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से शैलेंद्र यादव की पहल पर गाँव में ही कैंप की व्यवस्था की गई, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कैंप में SIR फॉर्म भरने में लोगों को आ रही दिक्कतों का समाधान किया गया। शिविर में BLO मौके पर मौजूद रहे और लोगों के प्रपत्रों की जांच पड़ताल करते हुए फॉर्म भरवाए गए। अधिकारियों ने बताया कि यह शिविर लगातार 2 दिनों तक चलता रहेगा और जब तक क्षेत्र के सभी मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रक्रिया जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को सराहते हुए कहा कि गांव स्तर पर कैंप लगाए जाने से उन्हें काफी सुविधा मिली है। सपा नेता शैलेंद्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है और उनकी प्राथमिकता है कि क्षेत्र का हर मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। क्या कुछ कहना है शैलेंद्र यादव सपा नेता का, सुनिए। आज कैंप लगाया गया है SIR को लेकर, क्या है? देखिए, भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, SIR जो है, उसके माध्यम से जो जनता के बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो उस उहापोह की स्थिति को ख़त्म करते हुए हमने आज एक काम किया है कि अपने गांव सभा में एक कैंप लगवाया है और वहां जनता के जो भी संसाधन की ज़रूरत है वो सारे संसाधन मुहैया करा दिए गए हैं और BLO बैठा हुआ है और लगातार 2 दिन 3 दिन जो भी जब तक नहीं पूरा हो जाता है तो वहाँ पर मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम वहाँ पे करके SIR को जो है कंप्लीट करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आजमगढ़ जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की धीमी गति को देखते हुए मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बैठौली में सपा नेता शैलेंद्र यादव की पहल पर गुरुवार को शिविर आयोजित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण
अभियान में संसाधनों की कमी की शिकायतें मिल रही थी। इन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से शैलेंद्र यादव की पहल पर गांव में ही कैंप की व्यवस्था की गई ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कैंप में SIR फॉर्म भरने में लोगों को आ रही दिक्कतों का समाधान किया गया। शिविर में BLO मौके पर मौजूद रहे और लोगों के प्रपत्रों की जांच पड़ताल करते हुए फॉर्म भरवाए गए। अधिकारियों ने बताया कि यह शिविर लगातार 2 दिनों तक चलता रहेगा और जब तक क्षेत्र के सभी मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रक्रिया जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को सराहते हुए कहा कि गांव स्तर पर कैंप लगाए जाने से उन्हें काफी सुविधा मिली है। सपा नेता शैलेंद्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है और उनकी प्राथमिकता है कि क्षेत्र का हर मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। क्या कुछ कहना है शैलेंद्र यादव सपा नेता का, सुनिए। आज कैंप लगाया गया है SIR को लेकर, क्या है? देखिए, भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, SIR जो है, उसके माध्यम से जो जनता के बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो उस उहापोह की स्थिति को ख़त्म करते हुए हमने आज एक काम किया है कि अपने गांव सभा में एक कैंप लगवाया है और वहां जनता के जो भी संसाधन की ज़रूरत है वो सारे संसाधन मुहैया करा दिए गए हैं और BLO बैठा हुआ है और लगातार 2 दिन 3 दिन जो भी जब तक नहीं पूरा हो जाता है तो वहाँ पर मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम वहाँ पे करके SIR को जो है कंप्लीट करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़, शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।